गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है, क्या नोटरी वकील के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है? क्या नोटरी वकील के विरुद्ध कोर्ट में अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है? क्या नोटरी वकील के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा लगाया जा सकता है? यह आज हमारा टाइटल है और थंबनेल है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि अगर कोई नोटरी वकील कुछ गलत कार्य कर देता है तो उसके विरुद्ध क्या कोर्ट में दावा मुकदमा लगाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का, कि डायरेक्ट नोटरी वकील के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ना तो उस पर कोई मुकदमा लगाया जा सकता है और ना ही कोई परिवाद दायर किया जा सकता है और ना ही पुलिस उसके खिलाफ डायरेक्ट कोई चालान पेश कर सकती है और ना ही कोई कार्रवाई की जा सकती है उसके खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का फैसला है, जिसकी दोनों साइटेशन मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिए अपलोड करके रखी है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको साइटेशन भी बताऊंगा और पूरा लॉ भी बताऊंगा। और एक बात ये बिल्कुल तय है कि धारा 13 जो नोटरी एक्ट 1952 की है, उसका पालन किए बगैर कोई भी कार्रवाई डायरेक्ट नोटरी वकील के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। सर, धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 ये कहती है कि किसी भी नोटरी वकील के विरुद्ध तब तक परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इस कार्य को करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत व्यक्ति के द्वारा परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाए। यानी कि जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वो जांच करने के बाद नोटरी अधिकारी के विरुद्ध परिवाद पेश करेगा, उसी पे आगे कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। डायरेक्ट किसी भी नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई करने से कानूनी रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उच्च न्यायालय के फैसले हैं दो इसमें। इसमें एक फैसला जो है कि गुजरात उच्च न्यायालय का है, ये 2022 का है, और एक कर्नाटक हाई कोर्ट का है, ये भी 2022 का फैसला है। इन दोनों फैसलों में ये बताया, ये वीडियो सर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हमारा टॉपिक भी थोड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे अधिकतर व्यूवर्स ये पूछ रहे थे कि क्या नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? तो नहीं सर, डायरेक्ट नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैंने इसके लिए दोनों साइटेशन निकाली है और विशेष तौर से कंप्यूटर पर अपलोड करी है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें वरना महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित रह जाएंगे। तो मेरा सर ये निवेदन था इसमें कि जो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है और उसमें उनके द्वारा ये न्याय दृष्टांत पारित किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो गुजरात उच्च न्यायालय के जो फैसले में इसी प्रकार की कार्रवाई करके किसी वकील साहब के खिलाफ मुकदमा डायरेक्ट दर्ज कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार का आदेश हाई कोर्ट में भी दिया गया है। धारा 13 में एक तरीके से नोटरी वकील के खिलाफ एक जबरदस्त प्रोटेक्शन है, एक सुरक्षा है, क्योंकि उसको एक पब्लिक ऑफिसर भी बनाया गया है और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो विधि अनुसार कार्य को करे, कोई गलत कार्य ना करे। लेकिन कभी भूलवश या गलती से कुछ कार्य हो भी जाते हैं या जानबूझकर हो जाते हैं तो उसकी एक कानूनी प्रोसीजर है, एक कानूनी प्रावधान है। जिस तरीके से एक आम व्यक्ति के ऊपर थाने में रिपोर्ट डालकर और मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, उस तरीके से नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। सर, इसको मैंने बड़ी आसान भाषा में और आसान शब्दों में कंप्यूटर स्क्रीन पर भी अपलोड करके रखा है आप लोगों के लिए। पूरी साइटेशन विधि अनुसार जो संख्याओं के साथ मैंने अपलोड करके रखी है। तो आइए सर, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आगे की डिटेल की जानकारी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देता हूं। तो आइए सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम चलते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटरी वकील के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिए जाने से रोक लगाई हुई है जब तक कि धारा 13 का पालन नहीं किया जाए, नोटरी एक्ट 1952 की। ये सर आप क्लियर समझ लें, आप बिल्कुल क्लियर समझ लें। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल था और कई व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि नोटरी वकील गलत करे तो क्या करें। तो नोटरी वकील सर अगर गलत करता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट कोई भी मुकदमेबाजी नहीं की जा सकती। वो पब्लिक ऑफिसर है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको लाइसेंस दिया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा। तो पहला केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये तय करेगी, ये जांच करेगी कि उनके द्वारा जिसको लाइसेंस दिया गया है, पब्लिक ऑफिसर बनाया गया है, क्या उसने वास्तव में गलती की है या नहीं की है। ये नहीं है कि हम जैसे एक आम व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में जाते हैं और टीआई साहब से कहते हैं कि सर ये इसने इस प्रकार से धोखाधड़ी करी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए,
और उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करा दें? नो सर, नो, बिल्कुल नो। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सख्त हिदायतें दी हैं इन दोनों फैसलों में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर कोई गलती ऐसी करता भी है, कोई थाना प्रभारी अगर गलती करता है या कोई डायरेक्ट परिवाद प्रस्तुत अदालत में करता है, इस प्रकार की गलती करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की इन दोनों साइटेशनों के तहत उसे निरस्त माना जाएगा, जो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताने वाला हूं। तो आइए सर, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दूंगा। वीडियो सर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको स्किप ना करें, वरना जरूरी जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि दोनों सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण साइटेशंस हैं जो एक नोटरी एडवोकेट के पक्ष में दी गई हैं। तो आइए सर, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। लेट्स गो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अब कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। वो बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो नोटरी एडवोकेट हैं, उनके विरुद्ध अपराध का विचारण करने के लिए प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और जुडिशियली मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनको अधिकार दिए गए हैं। इनके अलावा किसी अन्य के द्वारा विचारण नहीं किया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा भी विचारण तभी किया जाएगा जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा इस कार्य के जांच के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट में जांच करने के बाद ये पाया जाता है कि क्या वकील साहब के द्वारा वास्तव में गलती की गई है। अगर नहीं की गई है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर वो दोषी पाते हैं तो न्यायालय के समक्ष एक परिवाद पत्र पेश कर सकते हैं। उसमें न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है कि कुछ समय के लिए नोटरी रोक दी जाए या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, या बहुत रियर केस में कोई बहुत गंभीर अपराध हुआ है तो हो सकता है कि उनकी सनद उनकी नोटरी को निरस्त किया जाए। तो इस प्रकार से एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के तहत ही कार्रवाई की जाती है। और इस प्रोसीजर में काफी जांचें और काफी प्रोसीजर का अगर पालन किए बगैर ही इसको डायरेक्ट कुछ किया जाता है तो इन जजमेंटों के आगे शून्य और बेसर मानी जाएंगी। तो आइए सर, मैं आपको जजमेंट बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, नोटरी वकील के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किस कोर्ट द्वारा लिया जाएगा? विच कोर्ट विल टेक कॉन्जिडेंस ऑफ द क्राइम अगेंस्ट अ नोटरी लायर? इसका एक बहुत सरल और आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है तैयार, आप सुने सर। सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर सीधे लागू होगा, क्योंकि क्योंकि नोटरी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने पर कानूनी रोक है। एक बार और पढ़ देता हूं सर मैं। सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर सीधे लागू होगा, क्योंकि नोटरी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने पर कानूनी रोक है, जब तक कि अधिनियम की धारा 13 की आवश्यकताओं को पूरा न किया जाए। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी। तो धारा 13 एक महत्वपूर्ण धारा है जो एक जबरदस्त कवच और सुरक्षा है नोटरी एडवोकेट्स के लिए, कि एक आम व्यक्ति उनके खिलाफ डायरेक्ट किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। तो अब इसमें सर जो आगे जजमेंट बताया गया है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुजरात उच्च न्यायालय का है सर ये 9 नवंबर 2022 का फैसला है। रमणीक भाई वल्लभ भाई सोजित्रा बनाम गुजरात राज्य, और ये RCRMA 6079 2016, और इसका आदेश दिनांक है 9/11/2022। अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय में इसको पारित किया गया है। रमणीक भाई वल्लभ भाई सोजित्रा बनाम गुजरात राज्य और अन्य, और इसमें ये एडवोकेट्स वगैरह भी हैं। और इसमें आपको फैक्ट बता देता हूं। फैसला तो तकरीबन 10 पन्ने का है, मेरा जहां तक नॉलेज में है सर ये। हाँ, ये कम से कम 10 पेज का फैसला है ये, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा जजमेंट अपलोड भी कर दूंगा। आप वहां से पढ़ भी सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और एक और फैसला है जो कर्नाटक उच्च न्यायालय का है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF बनाकर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अभी जजमेंट के मैं फैक्ट शॉर्ट है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जजमेंट तो बहुत बड़ा है, अगर पूरे को मैं समझाने बैठूंगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं शॉर्ट में मेन पॉइंट आपको इसके बता देता हूँ कि इसमें प्रतिवादी संख्या 2 जो है,
ने यह आरोप लगाते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की 2006 में कि उनके पिता मंजी भाई पड़वालिया का निधन हो गया था और उनके पास जमीन थी जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 2 और उनके भाइयों और बहनों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कानूनी रूप से दर्ज किया जाना था, मतलब फोतिन आमंत्रण जैसे होता है उसके तहत। यह आरोप इन्होंने लगाया था कि उक्त उद्देश्य के लिए प्रतिवादी संख्या 2 ने अधिवक्ता श्री रमणीक भाई सुचित्रा से संपर्क किया और कथित तौर पर उक्त अधिवक्ता ने मंजी भाई के कानूनी वारिसों का विवरण लिया, मतलब एडवोकेट से संपर्क किया। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने, वकील साहब थे रमणीक भाई, उन्होंने उनके पूरे वारिसानों की जानकारी ली, पूरी तैयार करे कागज, और उसके बाद इन्होंने उन पर यह भी आरोप लगाया कि उक्त अधिवक्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिली भगत करके गोमती बेन नामक व्यक्ति को, गोमती बेन एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया इसमें धोखाधड़ी से, फर्जी तरीके से, मंजी भाई तथा अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दर्शाया तथा 31/7/2006 को राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण के लिए एक जाली एवं मनगढ़ंत आवेदन तैयार किया, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 2 तथा उसके भाइयों एवं बहनों के जाली हस्ताक्षर किए गए तथा यह भी आरोप लगाया कि इसी प्रकार से दिनांक 29/7/2006 को एक झूठा हलफनामा, शपथ पत्र, एफिडेविट तैयार किया गया। हालांकि गोमती बेन प्रतिवादी क्रमांक 2 से संबंधित नहीं है, तथापि उसका नाम प्रतिवादी क्रमांक 2 की पैतृक भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो ये आरोप लगाए गए वकील साहब पे कि उन्होंने फर्जी दस्तखत बनाए, फर्जी शपथ पत्र तैयार किए और प्रतिवादी क्रमांक 2 के पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए एक गोमती बेन नामक महिला को भी इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से ये फैक्ट हैं। और इसमें आगे और ये भी बताया गया, यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 की पैतृक भूमि को हड़पने के उद्देश्य से झूठे दस्तावेज बनाए गए हैं। यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 2 के पिता की झूठी वंशावली भी बनाई गई है, यहां तक भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। यह आरोप लगाया है कि 18/6/2006 को तलाटी उपलेटा ने गोमती बेन के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम के साथ साथ मंजी भाई के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम दिखाते हुए कच्ची पुष्टि भी कर ली। तो ये सर फैक्ट हैं जो कि हमारे टाइटल से भी संबंधित हैं कि अगर कोई नोटरी एडवोकेट कोई गैर कानूनी कार्य करता है तो क्या उसको अपराधी माना जाएगा, क्या कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा विचारण किया जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया था गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है। अब ये तो मैंने आपको तथ्य बता दिया, अब मैं इसका निष्कर्ष भी बता देता हूँ क्योंकि ये 10 पन्नों का फैसला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको अपलोड करूंगा पीडीएफ बना के, दोनों फैसले आप वहां से इसकी कॉपी ले सकते हैं। ये इसमें सर धारा भी बता देता हूं मैं कि आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 465, 467, 468, 471 और 114 के तहत अपराध के लिए आरोपी नंबर 1 के रूप में दिखाया गया। मतलब एफआईआर भी दर्ज हो गई, चालान भी पेश हो गया और तमाम कार्रवाइयां हो गई। और वो जो कानून है धारा 13 का उसको तो भूल ही बैठे, उसको तो ताक में ही रख दिया। उन्होंने माना कि कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा, वो इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है मैं अब आपको उस निष्कर्ष के बारे में बता देता हूं। ये निष्कर्ष है सर इसमें उपयुक्त कारणों से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलेटा के समक्ष लंबित आपराधिक मामला 865/2014 को वर्तमान आवेदक के विरुद्ध इस आधार पर निरस्त किया जाता है कि वर्तमान आवेदक एवं पंजीकृत सार्वजनिक नोटरी है और नोटरी अधिनियम की धारा 13 के तहत विचाराधीन प्रक्रिया का पालन किए बगैर सर वर्तमान आवेदक के विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया जा सकता। सर हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध शिकायत को निरस्त करने से प्रतिवादियों को अधिनियम की धारा 13 के तहत उचित कदम उठाने से नहीं रोका जाएगा। यदि ऐसा उचित समझा जाए तो कानून के अनुसार नियम को उपयुक्त सीमा तक निरपेक्ष बनाया जाता है।
इस न्यायालय के मामले के गुण दोष पर अन्यथा कोई राय नहीं दी गई। तो इस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा जो नोटरी वकील साहब के खिलाफ आपराधिक मुकदमा बनाया गया था, उसको यह कहते हुए निरस्त किया गया कि डायरेक्ट नोटरी एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक धारा 13 का पालन नहीं किया जाए। लाइट जा चुकी है अचानक से।